जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव द्वारा लिखित कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आगे। राज और अरमान डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। डॉक्टर ने अरमान का पूरी तरह चेकअप किया और फिर राज की ओर देखते हुए बोले, मेरे हिसाब से अब ये पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर ये अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहे थे। मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों की पूरी जांच की है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। राज ने एक नजर अरमान पर डाली और फिर डॉक्टर से बोला, प्लीज डॉक्टर, हम बहुत उम्मीद लेकर इन्हें यहां लाए हैं। आपको इन्हें पूरी तरह ठीक करना ही होगा। इनाया की सारी उम्मीदें इन्हीं पर टिकी हैं। पूरा अवस्थी परिवार इंतजार कर रहा है कि कब अरमान ठीक होंगे और हम इन्हें लेकर वापस भारत लौटेंगे। डॉक्टर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अरमान की आवाज गूंजी, मैं पूरी तरह ठीक हूं डॉक्टर साहब। और हां राज, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुझे यहां लाना बेकार नहीं गया। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। राज और डॉक्टर दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अगर आप ठीक थे तो इतने दिनों से ऐसा क्यों दिखा रहे थे जैसे इलाज का कोई असर ही नहीं हो रहा? डॉक्टर ने अविश्वास से पूछा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। शुरुआत में मैं सचमुच ठीक नहीं था, लेकिन यहां आने के बाद, कुछ थेरेपी सेशंस के बाद मैं ठीक होने लगा। मेरे शरीर में फिर से हरकत आने लगी थी। मेरी आवाज भी लौट आई थी। लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरा एक अलग प्लान है, अरमान बोला और फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मेरी बहुत मदद की। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ठीक होने की बात सिर्फ हम 3 लोगों तक ही रहे। अभी किसी और को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर हो सके तो अपनी पत्नी इनाया को इस बात में शामिल कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत परेशान है। कम से कम उसे तो सच बता दीजिए। बाकी अगर आप ये बात छिपा रहे हैं तो जरूर कोई बड़ा कारण होगा। जी डॉक्टर साहब। और रही बात इनाया की, तो उसे मैं खुद बताऊंगा। उससे झूठ बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बस सही समय आने दीजिए, अरमान ने कहा। इसके बाद वो फिर व्हीलचेयर पर बैठ गया। राज ने खुशी से उसे गले लगा लिया। हैप्पी भैया, मैं बहुत खुश हूं। घर वाले जब आपको इस हालत में देखेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आगे भी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, राज ने कहा। जरूर, डॉक्टर मुस्कराए। लेकिन उससे पहले मैं क्षितिज और अक्षिता से मिलना चाहता हूं। पहले उनके पास चलने की तैयारी करो राज, अरमान ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता इनाया मानेगी। राज तुरंत बोला, मान जाएगी, उसे मैं मना लूंगा। और हां, अभी इंडिया में किसी को भी मेरे ठीक होने की खबर नहीं लगनी चाहिए। इनाया को भी नहीं। उसे तो मैं खुद सरप्राइज दूंगा। राज मुस्कुरा दिया और व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए बाहर निकल गया। डॉक्टर भी उन्हें जाते हुए देख मुस्कुरा उठे। पता नहीं क्या वजह है कि मिस्टर अवस्थी अपनी सच्चाई सबसे छिपाना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों वापस वहीं पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे। इनाया अभी तक मंदिर से नहीं लौटी थी। अब तो बता दीजिए भैया, आखिर बात क्या है? आप क्यों नहीं चाहते कि किसी को आपके ठीक होने का पता चले? राज ने अरमान को पानी का गिलास देते हुए पूछा। क्योंकि मुझे अब तक ये नहीं पता कि मुझे मारने की कोशिश किसने की थी। अरमान का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन ये तो साफ है ना कि मिस्टर मल्होत्रा ने आपका एक्सीडेंट कराया था। राज चौंक गया। हां, पहली बार ट्रक से एक्सीडेंट उन्होंने ही कराया था, लेकिन ट्रक मुझे टक्कर मारकर निकल गया था। उससे मैं घायल तो हुआ था, मगर शायद इतनी बुरी तरह नहीं। उसके कुछ देर बाद कुछ और लोग वहां आए थे। वे किसी और से फोन पर बात कर रहे थे।
वे लोग मल्होत्रा के आदमी नहीं थे। दोबारा उन्होंने मुझे टक्कर मारी ताकि बचने की कोई उम्मीद न रहे। अरमान बोला। राज ध्यान से सुनने लगा। मैंने उन्हें कहते सुना था कि आपके रास्ते का कांटा हट गया है। अब इनाया अवस्थी के नाम की सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मयंक वर्मा की वसीयत के अनुसार वो संपत्ति सिर्फ इनाया और अरमान की शादी के बाद ही उन्हें मिल सकती थी, जिसकी देखरेख अजय अवस्थी करेंगे। लेकिन अगर इनाया या अरमान में से किसी एक को भी कुछ हो जाए तो वो पूरी संपत्ति दोबारा मयंक वर्मा के परिवार के पास चली जाएगी। अब अरमान खत्म हो चुका है, इसलिए किसी भी तरह इनाया को या तो खत्म कर दीजिए या अपने कब्जे में ले लीजिए। बस इतना सुन पाया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और शायद उसके बाद मेरी गाड़ी को एक बार फिर टक्कर मारी गई। उसी वजह से मेरी हालत इतनी खराब हुई। अरमान ने गहरी सांस ली। अब मुझे सच जानना है, आखिर वो कौन लोग हैं जो हमें खत्म करना चाहते हैं। और जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि हमारा असली दुश्मन कौन है और मयंक अंकल की वसीयत में आखिर क्या लिखा है, तब तक मैं किसी को अपने ठीक होने की खबर नहीं दूंगा। क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी नहीं, इनाया की सुरक्षा की भी है। अरमान बोला। उधर कमरे के दरवाजे पर खड़ी इनाया ये सब सुन चुकी थी। अगले ही पल वो दौड़कर आई और सीधे अरमान के गले लग गई। अरमान और राज दोनों चौंक गए। राज ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। वो दरवाजा लॉक करना भूल गया था। तुम कितने बुरे हो अरमान, तुम ठीक हो गए और फिर भी मुझे नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं हर दिन भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी और तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई। इतना कहकर वो खुद को उससे अलग करती हुई अपने कमरे में भाग गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भैया, बस दरवाजा लॉक करना भूल गया था, राज धीरे से बोला। अरमान ने उसे घुरा। अब पति पत्नी का मामला है, आप ही संभालिए, मैं चलता हूं। और हां, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी की मार खाकर आप फिर से व्हीलचेयर पर आ जाए। राज हंसते हुए बोला तो अरमान भी हंस पड़ा। देख लूंगा तुम्हें भी, आखिर मेरी बहन से शादी करनी है तुम्हें। अरमान ने आंखें छोटी करके कहा। अरे नहीं साले साहब, रहम कीजिए, आपकी बहन ही कम पुलिस अफसर नहीं है जो अब आप भी शुरू हो गए। राज ने हाथ जोड़ नाटक करते हुए कहा। दोनों हंस पड़े। राज चला गया और अरमान इनाया के कमरे की ओर बढ़ गया। अरमान दरवाजे के बाहर खड़ा होकर धीरे से बोला, इनाया दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज गुस्सा मत हो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, इनाया प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। अरमान ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बिस्तर पर इनाया पालथी मारकर बैठी थी। उसके सामने चिप्स, कुरकुरे और बिस्कुट के कई खुले पैकेट पड़े थे और वो पूरे गुस्से के साथ लगातार खाई जा रही थी। अरमान ने उसे आश्चर्य से देखा। इनाया ने बस एक नजर उसकी तरफ डाली और फिर बिना कुछ बोले दोबारा खाने में लग गई। मुझे तो लगा था कि तुम, अरमान मुस्कुराते हुए बोला। क्या लगा था तुम्हें? इनाया ने तुरंत बात काट दी। इन्हीं वो, अरमान बोला, कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगे और मैं आकर फंदे से लटक जाऊंगी, जान दे दूंगी सदमे में आकर। तो अभी तुमने मुझे जाना नहीं है मिस्टर अरमान अवस्थी, इतनी भी कमजोर नहीं हूं मैं। वो बिना रुके बोलती चली गई। और हां, मैंने कल सुबह से व्रत रखा था, भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते और मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन लेती, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। अब तुम तो जानते ही हो कि मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। कल सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, इसलिए पहले ताकत जुटा रही हूं ताकि आराम से तुमसे लड़ सकूं। उसने एक कुरकुरा उठाकर मुंह में डालते हुए कहा। इसका मतलब बिल्कुल मत निकालना कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया है या मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इतना सुनते ही अरमान बिना कुछ कहे उल्टे पांव कमरे से बाहर चला गया।
इनाया ने उसे जाते देखा और बुदबुदाई, हद है, मतलब व्रत खुलने के बाद भी इंसान सिर्फ स्नैक्स खाकर रह जाए। इन्हें परवाह ही नहीं मेरी। वो बोली। कुछ ही पलों बाद अरमान वापस लौटा। इस बार उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी, जिसमें डाइनिंग टेबल पर रखा पूरा गरम खाना सजा हुआ था। इनाया ने एक नजर थाली पर डाली, फिर जानबूझकर मुंह फेर कर बैठ गई, मानो अभी भी बहुत नाराज हो। अरमान उसके पास आया, थाली एक तरफ रखी और जमीन पर बैठकर धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। इनाया ने उसकी तरफ देखा, फिर बनावटी गुस्से से दूसरी ओर देखने लगी। दुनिया की सबसे प्यारी लड़की, जिसने मुझे हर पल हिम्मत दी, जिसके विश्वास की वजह से शायद मैं आज फिर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूं। अगर वही लड़की मुझसे यूं मुंह फेर लेगी तो मुझे सच में यही लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं अपाहिज ही था। अरमान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इनाया तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। उसने दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थाम लिया। प्लीज अरमान, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। गुस्सा, नाराजगी सब अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा ठीक रहना सबसे ऊपर है। उसकी आंखें भर आई थी। मैं ही जानती हूं कि ये दिन मैंने कैसे काटे हैं। तुम्हें उस हालत में देखकर हर पल मेरी जान निकल जाती थी। मैं जिसने कभी भगवान को नहीं माना, जिसने कभी पूजा तक नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना की, तुम्हारे लिए व्रत रखे, मंदिर गई, भगवान के आगे सिर झुकाया, सिर्फ इसलिए कि तुम ठीक होकर मेरे पास लौट आओ। और तुम ऐसी बातें करते हो। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरमान तुरंत उठकर उसके पास बैठ गया और बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए वो बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि इतनी प्यारी, इतनी मासूम लड़की को मैं तकलीफ दे सकता हूं? बिल्कुल नहीं, इनाया। खासकर तब जब मैं जानता हूं कि वह मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसने हल्के से उसका चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराकर कहा, बताओ, तुम्हारी तरह मुझे इतना सच्चा और निस्वार्थ प्यार भला कौन कर सकता है? अरमान ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, बस यही वजह थी कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहता था। सोच रहा था कि जब मैं अचानक अपने पैरों पर चलता हुआ तुम्हारे सामने आऊंगा, तब तुम्हारे चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। उसने प्यार से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। तुम हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ खास करती रहती हो, हर पल मुझे स्पेशल महसूस कराती हो। इसलिए इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे तुम खुद को दुनिया की सबसे खास लड़की महसूस करो। बस इसी वजह से मैंने अपने ठीक होने की बात छिपाई। सच कह रहे हो ना? बस यही बात थी। मेरे साथ कोई और खेल खेलने का इरादा तो नहीं था? इनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से पूछा। अरमान शरारत से मुस्कुराया। वो थोड़ा और उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इरादा तो गेम खेलने का ही था, लेकिन तुमने पूरा गेम शुरू होने से पहले ही फेल कर दिया। मतलब? इनाया ने भौहें सिकोड़ ली। अरमान ने धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मतलब तुम हमारी सुहागरात का इंतजार कर रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना आज ही तुम्हें एक सरप्राइज सुहागरात गिफ्ट कर दूं। इतना कहकर वो खुद ही मुस्कुरा दिया और इनाया का शर्म से लाल पड़ता चेहरा देखने लगा। इनाया ने झेम कर उसकी बाह पर हल्की सी चपत लगाई और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। अरमान हंसते हुए उसे बाहों में भरकर बोला, लेकिन सच कहूं, इनाया, अवस्थी से कुछ भी छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी दो आंखें सामने हैं, दो पीछे और दो दो दोनों तरफ। चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, मैडम सब जान जाती है। फिर चाहे बात रूही की हो, अक्षिता और क्षितिज की हो, या फिर मेरी ही क्यों न हो, तो क्या मुझे डफर समझ रखा है? नानी माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी है मुझे। मैं बहुत होशियार हूं। समझे जनाब?
इनाया ने गर्व से गर्दन ऊंची करते हुए कहा। उसकी मासूम सी अकड़ देखकर अरमान हंस पड़ा। कई दिनों बाद दोनों के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। दिल से सारी दूरियां मिट चुकी थी। वहां अब सिर्फ खुशी थी, अपनापन था और एक दूसरे के पास होने का वो अनमोल एहसास जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं था। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही। सुनते रहिए कौन तुझे यूं प्यार करेगा।